हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है हमारा चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन चल रहा है और आज का हमारा नया टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये प्रिंसिपल आपने क्लास 9th में भी पहले स्टडी करा होगा और बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है। ये क्या बोलता है? If there is no external force acting on a system, then the total linear momentum remains constant। यहाँ पे मैंने लीनियर इसलिए लिखा है ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए कि आगे चल के हम एक एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने पूरा लिखा है यहाँ पे लीनियर मोमेंटम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन अ बॉडी, तो वो हम लीनियर पाथ के लिए, मतलब जब उसका लीनियर मोशन हो रहा है तो उसके लिए हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कहीं पे किसी सिस्टम में दो बॉडीज़ जैसे ए और बी आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, ठीक है, इंटरेक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल इंटरेक्शन कैसा हो सकता है कि दोनों के बीच में क्या हो गया? कॉलिजन हो गया। मोस्टली आप यही पढ़ते हैं। ठीक है, दो बॉडीज़ हैं, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है, इट मीन्स कॉलिजन हो रहा है। और कॉलिजन से पहले या बाद में कोई भी उसमें अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, मतलब बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो उस केस में उस सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम का मतलब जो भी सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ फाइनल मोमेंटम के। तो इट मीन्स कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो रिमेन्स कंजर्व्ड हो जाएगा, वो कंजर्व हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जितना पहले इनिशियल मोमेंटम था उतना ही फाइनली भी निकल के आएगा। इसके एप्लीकेशंस एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि अगर हम बोले कॉलिजन बिटवीन कार एंड बस, ठीक है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके एप्लीकेशन और क्या हो सकते हैं? व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, जब कोई बुलेट गन के थ्रू फायर्ड की जाती है तो उस केस में भी टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। इसके अलावा रॉकेट प्रपल्शन भी किसके ऊपर बेस्ड होता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। और थर्ड वन हम क्या ले सकते हैं कि जब एस्ट्रोनॉट, आपने देखा होगा कि एस्ट्रोनॉट जब ओपन स्पेस में होते हैं तो वहाँ ग्रेविटी तो होती है नहीं, ठीक है, साथ ही साथ वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं होता है। तो समझ लीजिए अगर कोई एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसशिप से बहुत ही दूर है, ठीक है, बहुत ही दूर है, जैसे कि समझ लीजिए ये इसका स्पेसशिप है, दिस इज स्पेसशिप, और एस्ट्रोनॉट, और ये कैसे चल रहा है? स्पेसशिप की वेलोसिटी इधर की तरफ है, ठीक है, और ये एस्ट्रोनॉट एक्चुअली यहाँ पे है। तो ये एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसशिप तक कैसे पहुँचेगा? तो वो क्या करता है, ये जो एस्ट्रोनॉट है वो क्या करेगा, यहाँ पे कोई एक इसके पास ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो ये इस ऑब्जेक्ट को ज़ोर से कहाँ की तरफ फेंकेगा? अपोजिट डायरेक्शन में फेंकता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में फेंकता है। किसके? मोशन ऑफ स्पेसशिप के, जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर एस्ट्रोनॉट है इसको कहाँ की तरफ रिएक्शन मिलता है? स्पेसशिप के टूवर्ड्स रिएक्शन मिलता है और ये स्पेसशिप के पास पहुँच जाता है। तो इफ़ एन एस्ट्रोनॉट इन ओपन स्पेस अवे फ्रॉम स्पेसशिप wants to return to his spaceship, he can do so by throwing something in the direction opposite to that in which the spaceship is moving। तो यहाँ पे एक्शन क्या कर रहा है ये कि बॉल को पीछे की तरफ या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट उसे पीछे की तरफ फेंक रहा है, स्पेसशिप के अपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहा है, और इसको रिएक्शन में क्या मिल रहा है कि यहाँ पे ये एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप के टूवर्ड्स चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बिफोर थ्रोइंग और आफ्टर थ्रोइंग के बाद भी यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि जो भी फोर्स लग रहा है वो आपस में ही, ये दोनों जो बॉडीज़ हैं वो आपस में ही लगा रही हैं एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन। देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, बाहर से कोई भी इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो इस केस में बिफोर थ्रोइंग एंड आफ्टर थ्रोइंग ऑफ बॉल या फिर ऑब्जेक्ट, उस केस में भी टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड रहेगा। तो ज़रा अब इसे प्रूव कर लेते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पे कंसीडर किया है टू बॉडीज़ को ए एंड बी, जो कि बिफोर कॉलिजन के टाइम क्या कर रही है? इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, जिसमें ए बॉडी u1 इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है एंड बी u2 इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ए बॉडी का जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है वो मैंने p1 लेट कर रखा है एंड बी बॉडी का जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है वो मैंने p2 लेट कर रखा है बिफोर कॉलिजन। अब समझ लीजिए
u1 ज़्यादा हो गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ए किसके साथ टकरा गई, बी के साथ। सो ड्यूरिंग कॉलिजन ये होगा। ड्यूरिंग कॉलिजन आपको पता है यहाँ पे दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, मतलब एक तो फोर्स एक्सर्ट होगा किसकी वजह से, ए की वजह से, किस में, बी में। सो फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी ड्यू टू ए इस पे फोर्स लगा रहा है एफ बी है, और बी जो फोर्स लगा रहा है ए पे वो है एफ ए बी। कैसे पता चला, देखिए फोर्स ऑन ए पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और जो लगा रहा है वो लास्ट में लिखना है, तो बी लगा रहा है, तो इसलिए मैंने इसकी डायरेक्शन ऐसे बनाई कि बी इधर की तरफ ए पे फोर्स लगाएगा और जो ए बॉडी वो बी की तरफ इधर की तरफ फोर्स लगाएगी ड्यूरिंग कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन में क्या हुआ, ए बॉडी फाइनल वेलोसिटी v1 के साथ मूव करने लग गई और b बॉडी फाइनल वेलोसिटी v2 के साथ मूव करने लगी, जिसकी वजह से जो उनका मोमेंटम है वो क्या हो गया, a का मोमेंटम फाइनल मोमेंटम p1 डैश एंड b का फाइनल मोमेंटम p2 डैश। तो जो डैश डैश वाली चीज़ें हैं वो मोमेंटम कौन से हैं, फाइनल मोमेंटम है। तो ड्यूरिंग कॉलिजन हमें सबसे पहले दोनों के फोर्स निकालना है फ्रॉम कौन से लॉ से, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ रखा है कि F इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल टी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो एफ बी अगर मैं निकालूँ, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, बी पे जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, ए की वजह से, तो जिस पे फोर्स लग रहा है उसका मोमेंटम चेंज होगा ना, तो बी पे लग रहा है तो इसलिए क्या लिखा, डेल पी बी अपॉन डेल टी, ये बी यहाँ पे सफिक्स में है, ठीक है। किसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, बी बॉडी का। ऐसे अगर मुझे एफ ए बी लिखना है तो क्या लिखेंगे, डेल पी ए अपॉन डेल टी, डेल्टा का मतलब चेंज। इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकेंड। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए हमने पढ़ रखा है। दोनों की वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से उठा के यहाँ पे रख दीजिए, जिसमें डेल्टा टी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। डेल्टा पी ए क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस का इनिशियल। ए बॉडी का फाइनल मोमेंटम क्या है, p1 डैश, माइनस का ए बॉडी का इनिशियल मोमेंटम क्या है, p1। ये माइनस साइन एज इट इज, डेल पी बी मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी b। तो इट मीन्स क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी b p2 डैश माइनस का इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी b जो कि क्या है p2। माइनस साइन अंदर इनटू करा देंगे तो ये आ जाएगा, और जो डैश डैश वाले उनको एक साइड लेके जाएंगे तो जो हमारे पास आएगा रिजल्ट वो आएगा p1 डैश प्लस p2 डैश इज इक्वल्स टू p1 प्लस p2। इट मीन्स ये डैश डैश वाले एक साथ हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या पता चल रहा है, सम ऑफ फाइनल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू किसके निकल के आ रहा है, सम ऑफ इनिशियल लीनियर मोमेंटम। जब दोनों मोमेंटम इक्वल निकल के आएंगे, फाइनल भी और इनिशियल भी, तो इट मीन्स द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इज कांस्टेंट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लेट नहीं किया है। सो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट फोर्सेस का कंसेप्ट क्या है कि वो फोर्सेस जो एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हो, एक ही मतलब सेम ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हो। इसका एग्जांपल क्या सोच सकते हैं, जैसे कि टेबल या फिर ये बोर्ड मान लीजिए, ठीक है, ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे राइट हैंड साइड एक बच्चा है, ठीक है, ये बोर्ड जिस पॉइंट पे उसको मैं लेट कर लेती हूँ ओ पॉइंट, तो राइट हैंड साइड एक बच्चा है और दूसरे लेफ्ट हैंड साइड में भी एक बच्चा बैठा हुआ है। तो जो यहाँ पे बैठा हुआ बच्चा राइट हैंड साइड, वो उस पर क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा है उसको मैंने लेट कर लिया है F1, और इसी टेबल पे इसी बोर्ड पे लेफ्ट हैंड साइड बैठा हुआ बच्चा इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो जो भी वो फोर्स लगा रहा है जिस डायरेक्शन में, उसका वेक्टर ड्रॉ कर दिया मैंने इस तरफ, और ये लेट कर लिया मैंने फोर्स F2 और वेक्टर लगा दिया है। तो आपको दिख रहा होगा कि जो दोनों फोर्सेज है वो सेम पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, इनका कॉमन पॉइंट कौन सा है, ओ पॉइंट है। तो ऐसे टाइप के फोर्सेज को हम क्या कहते हैं, कंकरेंट forces। concurrent forces that are acting at the same point are known as concurrent forces। अब बात आती है concurrent forces इक्विलिब्रियम में कब होंगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी। अगर कहीं पे भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है फिजिक्स में, तो इट मीन्स कि वहाँ पे रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, ज़ीरो निकल के आएगा, ठीक है। तो ज़ीरो कब, इट मीन्स कि जब जो भी फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम पॉइंट है उनका रिजल्टेंट, अगर रिजल्टेंट ऑफ फोर्स,
क्या निकल के आ रहा है, टोटल फोर्स 0 निकल के आ रहा है। तो इट मीन्स कि वहाँ पे वो कंकरेंट फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं। तो किस तरीके से देखिए ज़रा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं, तो इस डायग्राम के हिसाब से हमें ये दिख रहा है ना, F1 फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस का F2। तो हमने यहाँ पे लेट कर रखा कि F1 भी 10 न्यूटन है और F2 भी 10 न्यूटन है। तो जब मैग्नीट्यूड इक्वल है तो F1 इज इक्वल्स टू F2 तो लिखेंगे ही, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या आ जाएगा, माइनस। ये माइनस का F2 इधर आ जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए दोनों का सम किसके इक्वल निकल के आ रहा है, 0। तो इट मीन्स ये जो फोर्सेस हैं वो किस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। सेकेंड, इसमें अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा फोर्सेज हो गए, 3 फोर्सेज हो गए, तब क्या होगा, तो देखते हैं। समझ लीजिए O पॉइंट है, O पॉइंट पे एक F1 फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और एक है F2 फोर्स जो इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे किसकी, थर्ड फोर्स की। थर्ड फोर्स ऐसा लग रहा है F3। अब अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग देखूँ, समझ लीजिए कि F2 और F1 दोनों का जो रिजल्टेंट है, इसको अगर मैं छुपा दूँ, मैं यहाँ पे इसे छुपा दे रही हूँ, ठीक है। आपको दिख रहा है सिर्फ F1 और F2। F1 और F2 का अगर मैं रिजल्टेंट ड्रॉ करूँ तो डायगनली ड्रॉ होगा इस तरीके से, ठीक है। डायगनली ड्रॉ होगा और वो किसके इक्वल होगा, दोनों वैक्टर्स के सम के इक्वल, F1 प्लस F2 के। और यहाँ पे हमें दिख रहा है अच्छे से कि जो यहाँ पे F1 F2 है, F1 प्लस F2, वो अपोजिट आ रहा है F3 के, जो कि जस्ट इक्वल है यहाँ पे F3 के। तो इट मीन्स मैंने तो इन दोनों को सॉल्व कर दिया है ना, इसको हम हटा देते हैं, सिर्फ हमारे पास है F1 प्लस F2 और F3। तो फ्रॉम फिगर से हमें दिख रहा है कि जो भी F1 प्लस F2 है उनका सम वो किसके इक्वल निकल के आ रहा है, F3 के इक्वल। क्योंकि देखिए मैग्नीट्यूड समझ लीजिए इसका 5 है, इसका भी 5 न्यूटन है, दिस इज ऑल्सो 5 न्यूटन, बट दिस इज 10 न्यूटन। तो इट मीन्स 5 प्लस 5 क्या है, यहाँ पे 10 ही आएगा। 5 प्लस 5 कितना आएगा, 10 ही आएगा। बट डायरेक्शन अपोजिट है ना, देखिए F1 प्लस F2 इधर की साइड और ऊपर की साइड, और ये डाउनवर्ड में है। तो इट मीन्स यहाँ पे मैं माइनस लगाऊंगी और ये माइनस का F3 इधर चला जाएगा। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0। तो इट मीन्स द सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज इक्वल्स टू 0। तो ये तीनों के तीनों फोर्सेज कैसी स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट है, आपको ये समझना है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड होंगे और आपको आना चाहिए कि हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम के कंसेप्ट के थ्रू न्यूमेरिकल को कितना आसान बना देते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा मेथड है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मैकेनिक्स में, जिसमें हम समझ लीजिए कोई एक बॉडी है या फिर सिस्टम मान लेते हैं। जब हम सिस्टम बोलते हैं तो उसमें बहुत सारी बॉडीज़ एक्ट कर रही होती हैं, इंटरैक्ट कर रही होती है, ठीक है। कोई एक सिस्टम है, उसमें नंबर ऑफ फोर्सेस क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अब हमेशा आपके पास एक या दो फोर्सेस तो होंगे ही नहीं, 2 से ज़्यादा भी फोर्सेस हो सकते हैं, 3 4 5 कितने भी फोर्सेस हो सकते हैं। तो उन सभी फोर्सेस को जब हम, जैसे वो सारी बॉडी, अब हम हर एक बॉडी को क्या करते हैं यहाँ पे सेपरेट करके स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको इस सिस्टम में दिख रहा होगा कि 2 बॉडीज़ है, एक तो जिसका मास m1 है और दूसरे का मास क्या है, m2 है। ये सारी की सारी जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। लेकिन जब हम इसके फोर्सेस के बारे में देखेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इनके फोर्सेस देखेंगे, कितने नंबर ऑफ फोर्सेस इसमें एक्ट कर रहे हैं। देन इसके बाद इन बॉडीज़ को सेपरेटली स्टडी करेंगे। सेपरेटली स्टडी करने पर देखेंगे कि जो भी इनके फोर्सेस हैं उनका सम अप लेना है, और उन फोर्सेस का जो भी सम अप निकल के आएगा उसको किसके साथ इक्वेट कराना है, क्योंकि फोर्स किसके इक्वल होता है, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो जो भी फोर्स होगा उन टोटल फोर्स को इक्वेट कराना है मास इनटू एक्सेलरेशन से। तो फ्री बॉडी, इसीलिए इसे फ्री बॉडी का नाम दिया गया है। फ्री बॉडी क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमें हर एक इंडिविजुअल बॉडी को सेपरेटली स्टडी करना है और उनके जो भी फोर्सेस, उन पे जो भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उनका सम किसके साथ इक्वेट कराना है, मास इनटू एक्सेलरेशन के साथ इक्वेट कराना है। और उसके हिसाब से सॉल्व करना है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकल के आएगी, या फिर जो भी हमें उसमें निकालना है फोर्स, उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के एग्जाम्पल से। फ्री बॉडी डायग्राम जो मैंने यहाँ पे पुली सिस्टम ले रखा है, तो आपको दिख रहा होगा ये पुली है जिसके एक एंड में m1 मास है और दूसरा है m2, और m2 की तरफ ये थोड़ा झुका हुआ है। तो m2 जब इधर की तरफ है तो इट मीन्स इन दोनों में से भारी कौन होगा,
हैवी कौन होगा, M2 ही होगा। तो इट मीन्स ये पुली किस तरफ एक्सेलरेट कर रही होगी, ये एक्सेलरेट कर रही होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपको पता चल गई है। अब बात आती है सबसे पहले इन पे क्या क्या फोर्सेस। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ M1 पे। M1 पे कितना फोर्स लग रहा है, जो डाउनवर्ड लगेगा, जो उसका वेट है ऑब्वियसली वो लगेगा, जो कि mg होता है, मास है M1 तो इसलिए M1g लिख दिया मैंने, ठीक है। और साथ ही साथ इसी के अपोजिट डायरेक्शन में आपको बताया था मैंने, स्ट्रिंग्स, रोप्स, जो भी रस्सियाँ होती है, स्ट्रिंग्स होती हैं, रोप्स होती है, उनमें अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जो इस ग्रेविटेशन फोर्स को यहाँ पे बैलेंस कर रहा है। तो वो कौन सा फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, वो होता है टेंशन, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा M2g और एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा, T। तो अब जरा इन्हें सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। मैं इस बॉडी को सेपरेट लिख रही हूँ और इस बॉडी को सेपरेट लिख रही हूँ। तो एक बॉडी तो यहाँ पे है A और एक बॉडी के लिए मैं B यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। M1 जिसमें ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटेशन फोर्स, प्लस एक और यहाँ पे फोर्स है, कौन सा, एक्सेलरेटेड फोर्स, जो इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहा है, जो कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ हो रहा है, दिख रहा होगा ना, ऐसे से इधर की तरफ लग रहा है एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इस साइड में बोलूँ तो इस साइड में तो नीचे से ऊपर जा रहा है और इस साइड में कैसे जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये फोर्स क्या होगा, यहाँ पे बना देती हूँ उसे। इस फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, फ्रॉम द फॉर्मूला सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो वो क्या होता है, फिजिकल्स टू ma होता है ना। तो m कितना है इसका, M1, और एक्सेलरेशन कितना क्रिएट कर रहा है, a, तो इसको लिख लेते हैं M1a। अब जरा b बॉडी के लिए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया M2, डाउनवर्ड डायरेक्शन में M2g, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन। साथ ही साथ हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो एक्सेलरेशन फोर्स है, एक्सेलरेशन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस पर एक्सेलरेटेड फोर्स जो होगा M2a, यहाँ पे M1a मत लिखना क्योंकि मास कितना है M2a वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इस डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, तो इसे मैं हटा देती हूँ क्योंकि अब मैंने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। तो सबसे पहले मैं इसकी एक्सप्रेशन लिखती हूँ। इसकी एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपको याद रखना है क्या करना है, सबसे पहले हमें जो टोटल फोर्स है वो निकालना है, फिर उसे इक्वेट कराना है एक्सेलरेटेड फोर्स के साथ, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन के साथ। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं फॉर M1 के लिए, ठीक है। M1 बॉडी के लिए जिसका मास M1 है, तो उसके लिए देखें यहाँ पे एक फोर्स है टेंशन और एक है यहाँ पे क्या, M1g। तो जो अपवर्ड फोर्स है उसको कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, आपने पढ़ रखा है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस, इस तरीके से भी ले सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको वो ज़्यादा बेटर तरीका वो बता देती हूँ। वो बेटर तरीका यहाँ पे क्या है, आपको सबसे पहले लिखना है एक्सेलरेटेड फोर्स का फॉर्मूला। एक्सेलरेटेड फोर्स का फॉर्मूला क्या है, M1a। अब आपको बस ये याद रखना है, जो इस एक्सेलरेटेड फोर्स के टूवर्ड्स फोर्स है, जो इसके ही टूवर्ड्स फोर्स है, उसको हमें लेना है पॉजिटिव, और जो इसके अगेंस्ट है, अपोजिट है, उसे लेना है नेगेटिव। तो M1a के टूवर्ड्स कौन सा फोर्स है, T के M1g, T है, तो T को लिखेंगे पॉजिटिव, माइनस M1g, क्योंकि M1g कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ। ईजी है, ठीक है। लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे करते हैं, M2 के लिए देखते हैं, फॉर M2 यहाँ पे पहले एक्सेलरेटेड फोर्स लिख दिया M2a। अभी बताइए M2a के टूवर्ड्स कौन सा फोर्स है, M2g। तो M2g पॉजिटिव का और टेंशन क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में। इसे बना देते हैं इक्वेशन सेकंड। अब आपको अच्छे से पता है मैथमेटिक्स में आप जो भी इक्वेशंस होती है, लीनियर इक्वेशन, हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको। फाइंड आउट हमें करना है एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन और टेंशन का जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन है वो फाइंड आउट करना है। वैल्यू तो नहीं आएगा, लेकिन वो भी वेरिएबल बेस में ही आएगा, तो निकालते हैं हम, ठीक है। एक्सेलरेशन और टेंशन, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में टेंशन नहीं आना चाहिए, टेंशन के फॉर्मूले में एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए, ये दो वेरिएबल्स हमें निकालने हैं। तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको पता है हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। तो मैथमेटिक्स आपको अच्छे से आती है, इनके LHS आपस में इक्वेट हो जाएंगे, M1a प्लस M2a, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, देखिए ये प्लस टी और ये माइनस टी, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। बचेगा क्या यहाँ पे, तो पहले मैं पॉजिटिव वाली चीज़ लिख रही हूँ, M2g, और एक ये माइनस का M1g, प्लस कर रहे हैं हम,
प्लस में आपको पता है सारे साइन रिमेन सेम रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे a कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा m1 प्लस m2, यहाँ पे m2 माइनस का m1 अंदर रहेगा और g बाहर कॉमन। एक्सेलरेशन निकल के आ गया है m2 माइनस का m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये आ गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब आपके पास वर्क है, जब एक्सेलरेशन निकल के आ गया है तो ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन 2 में रख के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए और उससे मुझे t की वैल्यू निकाल के बताने की क्या निकल के आएगी, ठीक है। और ये याद रखिए, मैं आपको बता देती हूँ वैसे इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, इससे आपकी मैथमेटिक्स भी तेज जाएगी। आंसर मैं बता देती हूँ कि t जो निकल के आएगा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये निकल के आएगा। तो ये कैसे निकल के आएगा, अगर हम एक्सेलरेशन a की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी रख दो, इक्वेशन 1 में ही रख दो, तो तब उस केस में इधर से उधर मतलब प्लस माइनस करते करते t की वैल्यू ये निकल के आनी चाहिए।